जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, लेक्चर 2 का। अच्छा जी, ये मैं क्या लिखना चाह रहा हूं बताओ, बुझ तो जाने। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से सारे जाग जाएं। कौन कौन सो रहा है? किसी का साथ वाला सो रहा है? सब जाग रहे हैं, मैं ही सो रहा हूं, हम ही सो गए दास्तां की। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, the company contracted to purchase a plant from US company. The terms are as follows: total cost of contract $100, सिर्फ चलो मिलियन जेन में समझ लो। पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद फॉलोइंग स्केड्यूल। अगर कभी भी सवाल के अंदर फॉरेन करेंसी का सवाल हो और पेमेंट इस तरह से टुकड़ों में हो, तो इस तरह का स्केड्यूल सवाल में ना बनाओ तो बना लेना है इसको। रीपेमेंट, ये जो पेमेंट का स्केड्यूल है कि किस दिन कितने पे होने हैं, किस दिन कितने, आसानी हो जाएगी, छोटी सी वर्किंग कर लेनी है, अभी तो हुई पड़ी है, ठीक है। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा 100 में से $20 उस दिन पे कर देने हैं। जिस दिन शिपमेंट, मतलब जिस दिन पहुंच जाएगा प्लांट हमारे पास, और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी उस दिन ट्रांसफर होंगे। जिस दिन आपने एसेट को रिकॉर्ड कर लेना है वो उस दिन $50 पे हो रहे हैं, और फिर इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन के बाद जाकर $30 फिर पे करेंगे हम, ठीक है। और एक्सचेंज रेट्स गिवन है। अच्छा, 1 मिनट के लिए ज़रा एक्सचेंज रेट्स को छोड़ो, 1 मिनट के लिए ज़रा US डॉलर्स में ही एंट्रीज करा दो मुझे, ठीक है। तो पहली एंट्री 1 जुलाई को क्या होगी बताइए? इस $20 की पहली $20 की एंट्री क्या होगी बताइए? एडवांस डेबिट, एडवांस फॉर प्लांट वगैरह, ठीक है, एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट। पहले तो सिंपल एंट्रीज तो कर लेना, बचपन वाली, पता नहीं याद है कि नहीं याद है। अच्छा, उसके बाद $50 पे करने हैं 30 सितंबर को जब शिपमेंट हो रही है, और स्टार लगाकर क्या लिखा जा रहा है? रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट। मतलब कंट्रोल हमें मिल जाएगा। IFRS 15 हमारा सिलेबस में है, बड़ी लड़ाई इसके ऊपर जाकर होनी है, कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। कि कंट्रोल जब ट्रांसफर होता है, सेलर तब सेल रिकॉर्ड करता है, तो इसी तरह से हम अगर बायर हैं तो हम भी तब परचेज रिकॉर्ड करेंगे, तब एसेट रिकॉर्ड करेंगे जब शिपमेंट पर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हमें ट्रांसफर हो गए, कंट्रोल हमारे पास आ गया, हमारे पास एसेट पहुंच गया। तो उस दिन क्या एंट्री पास करोगे? फिर इसकी क्या एंट्री होगी बताओ? क्या चीज है? प्लांट है ना, प्लांट। तो एंट्री क्या करोगे? प्लांट डेबिट, ठीक है जी। कैश क्रेडिट, कितना कैश पे करोगे? 50 बेटा, 50 पे करोगे। और चूंकि एडवांस फॉर प्लांट था, तो जब प्लांट आ गया, एडवांस क्या है? एक एसेट है। ये क्या है? एक एसेट है। एसेट क्यों है? एक राइट है टू रिसीव एसेट इन फ्यूचर। यानी हमने जब 1 जुलाई को ये एडवांस रिकॉर्ड किया था, इसको करंट एसेट में शो करेंगे ना, अगर हमारा 1 जुलाई बैलेंस शीट हमारी बन रही हो मिसाल के तौर पर, ठीक है। करंट एसेट में, एसेट में क्यों शो करते हैं? ये क्या एसेट है, ये क्यों एसेट है, ये कैसा एसेट है? ये एक राइट है टू रिसीव एसेट इन फ्यूचर। तो जब वो डेट आ गई, फ्यूचर डेट 30 सितंबर आ गई, जिस दिन हमें ये एसेट रिसीव हो गया, तो अब फिर क्या करें? ये एडवांस अभी भी पड़ा रहे, ये एडवांस खत्म हो जाएगा। जो राइट टू रिसीव एसेट था, वो एसेट जब रिसीव हो गया तो ये राइट अब खत्म हो गया, अब एसेट रिसीव हो गया। तो आपने फिर सबसे पहला काम क्या करना है? बल्कि मैं कहता हूं यूं तरतीब रखें, प्लांट आया, सबसे पहले क्या कर दें? अब एडवांस को खत्म कर दें। एडवांस कितने से क्रेडिट होगा? 20 से। कितना कैश आपने पे किया मजीद? बाकी 30 का क्या मामला है? वो पेबल बन जाएगा, वो पेबल बन जाएगा। कितना? 30, ठीक है जी। और याद रखिएगा, जब कभी एडवांस आ जाए, फॉरेन करेंसी का सवाल हो, तो आपने हमेशा एसेट जो है उसको बैलेंसिंग निकालना है, हमेशा एसेट को क्या करना है। इसमें तो मसला कोई नहीं है, 100 ही आना है, लेकिन क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर में पता लग जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं तो लग पता जाएगा। अच्छा, 100। उसके बाद लें जी, एसिड भी आ गया। अब 31 जनवरी को जाकर हमारा एसेट इंस्टॉल हो गया, टेस्ट रन कर लिया, और हमने बकाया के $30 भी उस दिन पे कर दिए। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम? बोले पेएबल, पूरी एंट्री बोला करो, पेएबल टू कैश ना बोला करो, पेएबल डेबिट
कैश क्रेडिट, पूरी एंट्री बोला करो ताकि साथ के साथ ही एंट्री होती चली जाए ना दिमाग में जी। 30 लें जी। अगर तो ये डॉलर्स में ही एंट्रीज करनी होती तो एंट्रीज तो ये बनती हैं। कोई मसला है तो बताएं, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। लेकिन डॉलर्स में एंट्रीज करनी नहीं थी ना, ये तो डॉलर्स के अंदर एंट्रीज हो गई ना, हमने डॉलर्स में तो एंट्रीज नहीं करनी ना, हमने तो एंट्रीज करनी है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, ठीक है। तो फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल, तो एक्सचेंज रेट्स हमें गिवन है, तो काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अब रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल एंट्रीज करो, कैसे इसको अकाउंट फॉर करेंगे अंडर IAS 21। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमने किसको डील करना है जी, एडवांस को। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जी। हमने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट किस दिन, यकम जुलाई 16 पे। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग पे कोई एंट्री नहीं होती एसेट तो आएगा तो एंट्री होगी ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग पे अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट कर दी है, एसेट को रिकॉर्ड करने की एंट्री तो नहीं होगी, प्लांट तो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन एक एडवांस तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगर साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कोई रुपए ना पे करते तो ये डेट इररिलेवेंट थी हमारे लिए, लेकिन चूंकि हमने $20 का एडवांस पे किया है तो फिर आज इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो यकम जुलाई पे $20 और रेट गिवन है $1 इज इक्वल टू 60.5। तो 1 किसके साथ लगा हुआ है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ज्यादा सवाल हमें मिलेंगे भी ऐसे ही, कम सवाल हैं डिवाइड वाले, लेकिन काम सीखना तो वो भी था ना, ठीक है, वो सीख लिया बस। अब यकम जुलाई 2000 फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड क्या है जी, ईयर एंड कहीं लिखा हुआ, ईयर एंड इनका ईयर एंड सवाल में कहीं लिखा हुआ है, कहीं तो लिखा होगा, स्टार्ट में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2016, ईयर एंड सामने रखना है, ठीक है। उसने तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर करने का बोला है, तो हम तो ईयर एंड के हिसाब से अगर चले तो बीच में पेबल वाला चक्कर भी आ रहा है ना, तो सारा देखना है, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, हाँ जी पहला साल बता दो प्लीज, 16। तो 31 दिसंबर 2016 वाला साल जो है, इसमें यकम किस दिन साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, यकम जुलाई 2016 पर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। साइनिंग पे तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन $20 का एडवांस पे कर दी, तो फिर एंट्री एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट $20 इंटू 60.5 था, आई थिंक यही है, क्या आता है आंसर 1210। अब रुपीस के अंदर ये एंट्रीज हो रही हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या इवेंट हो रहा है जी, उसके बाद एसेट आ गया, हमें जिसका इंतजार था वो आ गया, ठीक है। शिपमेंट किस दिन हो रही है, 30 सितंबर पे। तो 30 सितंबर पे एंट्री मैंने इसीलिए डॉलर्स में करवा दी थी, सादा सी एंट्री है, ठीक है। प्लांट आ गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, तो एसेट रिकॉर्ड करना है। प्लांट डेबिट, एडवांस सबसे पहले क्रेडिट, कैश स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट, और पेबल भी उस दिन के स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, बस कन्वर्जन करनी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी, 30 सितंबर है, 30 सितंबर 2016 एंट्री है प्लांट डेबिट, एडवांस क्रेडिट, कैश क्रेडिट और पेबल क्रेडिट। अब सबसे पहली बात जो काबिले गौर है, जिसके लिए इस सवाल को मैंने इंपॉर्टेंट भी बोला, वो क्या है, एडवांस एक एसेट है कि नहीं है। एडवांस फॉर प्लांट एक ऐसा एसेट है जिसके बदले में फ्यूचर में हमें प्लांट रिसीव होगा, एग्रीड और नॉट। तो इसका मतलब ये भी एक मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम नहीं है। एडवांस हमने $20 दे दिए, तो इस पर तो हमारा एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन का रिस्क ही खत्म हो गया। बात समझ आई है,
देखो ना, हमें फॉरेन IAS 21 में एक्सचेंज गेन लॉस कब बुक होता है? कब बुक होता है? जब हमें एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से मसला हो। इसको छोड़ो, अलग कर दें, सिर्फ इस एडवांस को अलग कर लें। मैं कहता हूं जी मैंने किसी को $20 उधार दिया था, ठीक है, किस दिन उधार दिया था? 1 जुलाई को। मैंने एंट्री पास की एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट 1210 से, ठीक है जी, 1210। ये कैसे निकाला 1210? 20 × 60.5 करके। मसलन ये मैंने किसी को लोन दे दिया था मसलन, ठीक है। अब जिस दिन उसने पैसे वापस करने हैं, तो ये तो मॉनेटरी आइटम है, लेकिन उसने इस एडवांस के बदले में हमें क्या कर दिया? एक एसेट दे दिया। क्या कर दिया? मैं अज्यूम करता हूं $20 का ही ये एसेट था, $20 का ही ये एसेट था। तो एसेट आ गया, मसलन ये कोई जो है मिसाल के तौर पे मशीन है, तो मशीन डेबिट और एडवांस क्रेडिट। अब क्या करें? अगर मैंने यहां पे 20 इंटू ये मसलन 30 सितंबर में मशीन आई है, 61 है ना रेट, 61। अगर मैंने यहां पर खुदा ना खास्ता अगर मैंने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया 20 इंटू, मतलब यूं कह देना कि जी मशीन जो है ये देखना जरा एडवांस 20 इंटू 61 है ना, कितना आता है? 1200। तो इसका मतलब आप तो 10 रुपए का इस पर क्या बुक कर रहे हैं? लॉस या गेन? क्या ये गेन या लॉस बनता है? ये तो कोई अजीब सी ट्रांजैक्शन बन रही, तो गड़बड़ होगी कुछ। बात समझिए। $100 हमने पे करना था, पहले ही दिन 20 तो पे कर दिया, तो क्या उस 20 के लिए हम एक्सपोज्ड हैं करेंसी रिस्क की तरफ? नहीं, वो 20 तो अब हमने दोबारा देने नहीं है। तो असूल क्या है, पक्का याद रखने वाला, जब कभी सवाल के अंदर एडवांस आए तो एडवांस को आपने एज इट इज उतारना है, इसके साथ खुदारा आपने रेट को मल्टीप्लाई नहीं करना। ये याद रखिएगा, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आप इस एडवांस वाले $20 में भी एक्सचेंज गेन लॉस बुक कर रहे होंगे, जो कि दरअसल नहीं है। आप $20 तो दे चुके थे, क्या आपने वो $20 दोबारा देने? तो उस हिसाब से उन $20 के लिए तो आपका कोई एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन का रिस्क रहा ही नहीं है, वो 20 बाकी 80 के हिसाब से है, ठीक है। तो ये देखो, पहला स्टेप क्या हुआ करेगा, जब कभी एडवांस सवाल में आएगा तो आपने एज इट इज एडवांस को डेबिट क्रेडिट कर देना है, डेबिट को क्रेडिट कर देना है जी। वो केस देख लेंगे, फिलहाल तो प्लांट आ गया ना, ठीक है। वो केस तो फिर सिंपल सी बात है, वापस डॉलर आने, तो जिस दिन डॉलर आएंगे उस दिन सेटलमेंट की तरह से एंट्री हो जाएगी। एडवांस खत्म करोगे लेकिन आपको कैश आएगा, तो आप उसमें एक्सचेंज गेन लॉस बुक करोगे, पर वो केस जब आएगा तो देखेंगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? वो तो कैश जो आ जाएगा भाई, आपको $20 वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो वो क्या है? कैश नहीं है। यहां पे आपको कैश नहीं मिल रहा, एसेट आया और बकाया 80 देना है, 20 तो अब नहीं देना, तो उस 20 के लिए कोई रिस्क नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला लफ्ज एडवांस, ठीक है। अगर यही लोन होता, मैं किसी को $20 का लोन देता, तो लोन तो वापस आना है ना, तो वो तो वैसी मॉनेटरी आइटम है, ये रेंट पे भी रीट्रांसलेट करना है, सेटलमेंट के वक्त भी एक्सचेंज गेन लॉस आना है, क्योंकि कैश आ रहा है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क है, यहां पे नहीं है, क्योंकि एडवांस के अगेंस्ट हमें मनी नहीं रिसीव होना, एसेट रिसीव होना है, और रिस्क भी कोई नहीं है, $20 वैसे ही पहले के दे चुके हैं। 12 लंबी कहानी छोड़ो, सादा बात, एडवांस अगर आपने दिया है एसेट के लिए, इन्वेंट्री के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो जब वो चीज रिसीव हो जाए तो एडवांस को आपने एज इट इज उतार कर लिखना। गॉट इट? सही है। अगर यहां पर खुदा ना खास्ता मैंने कर दिया ना 20 × 61, तो यहां पे आप फिर एडवांस के अगेंस्ट गेन लॉस बुक कर रहे हो, जो कि नहीं है एक्चुअल में आपको गेन लॉस। सही है। अब कैश के लिए क्या असूल है? कैश के लिए क्या असूल है? कैश को स्पॉट रेट पे रखते हैं। कैश कितना पे किया आपने? 50, और इस दिन रेट क्या है? 61, तो 50 × 61, आंसर 30। बाकी क्या है? बाकी 30 क्या है? देखो मैंने यहां पे रेट लिखा ही नहीं, लिखना ही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं लिखना, एज इट इज उतार कर लिख लेना। यहां पे उसको डेबिट पड़ा है, क्रेडिट करो, कहानी खत्म। ओके। अच्छा, और अगर क्रेडिट पड़ा हो, यानी आपने एडवांस ले रखा हो जिसके अगेंस्ट आपने गुड्स देनी हो, तो वहां पर भी ऐसे ही है, वो लायबिलिटी होगी, उसको भी एज इट इज खत्म करना है। ओके, ठीक है। लो भाई, रेट दसो, रेट 30 इंटू
ये पेएबल आज बुक होगा इसके ऊपर, पता ही है ना, ट्रांजैक्शन के दिन जब पेएबल बुक होता है तो उस दिन के स्पॉट रेट पे होता है। नहीं समझ आ रही? सबको आ रही समझ? तो आंसर बताओ फिर। 1830 ठीक है। और इसीलिए आपको क्या कहा था, इसको हमेशा क्या निकालना, क्योंकि कुछ बच्चे यूं भी कर सकते हैं, यहां पर लिख लें 100 इंटू 61, 100 इंटू 61 करेंगे तो क्या आएगा 6100, 6100 इधर आएगा, यहां पे क्या पड़ा हुआ है, ये टोटल कितना है 60, तो फिर क्रेडिट गेन आ गया, 10 रुपए का गेन आया। काहे का गेन? एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन वजह से आपको गेन आया है। भाई आप तो डॉलर पहले ही दे चुके थे, इस पे आपका गेन लॉस बनता ही नहीं था। इसलिए क्या बताया आपको, कभी भी इसको यहां पर आपने 100 इंटू रुपीज वो डॉलर्स कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि आपने हमेशा इसको क्या निकालना है, बैलेंसिंग। ठीक है, रिस्क खत्म हो गया। दो ही बातें हैं, पहली बात एडवांस को एज इट इज उतारेंगे, दूसरी बात कैश पेबल वगैरह को उसके स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, और तीसरी बात बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, इन्वेंट्री है या पीपीई है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो भी एसेट आपने खरीदा है वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। गॉट इट? 6090 ठीक हो गया? सही है, चल अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या हुआ जी, आगे कहता है वो 31 जनवरी पे बकाया पैसे दिए। अब 31 जनवरी तो अगले साल है मेरे बच्चों, 31 जनवरी तो अगले साल है, तो बस इस साल में तो अब कुछ नहीं करना, करना है ना, करना है ना। प्लांट को भी तो रीट्रांसलेट करना है, प्लांट को रीट्रांसलेट, पक्की हो रही है ना बातें? हाँ, प्लांट को रीट्रांसलेट क्यों नहीं करना, ये नॉन मॉनिटरी आइटम है। मॉनिटरी आइटम क्या है, पेबल, कितना 30। अब ये है वो एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन के रिस्क पर चीज, $30 पे करने हैं। अगर डॉलर का रेट चेंज होता है तो मैंने डॉलर पे करने हैं, बढ़ेगा या कम होगा तो मुझे नफा या नुकसान उससे हो सकता है। ठीक है, तो ये एंड पे आए, ये एंड पे आके हमने क्या किया, 31 दिसंबर 2016 पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी है। तो कितने डॉलर पेएबल है, ये कैश पे हो गया है, इसकी टेंशन सिर्फ इसकी है, पेएबल की। ठीक है, कितने डॉलर पेएबल है, और 31 दिसंबर 2016 पर क्या रेट आ रहा है, 61.2। गड़बड़ होगी, चले खैर, महंगा मतलब डी वैल्यू हो गया ना हमारा पैसा, और 61 पॉइंट आंसर 1836। इसको लड़ाई करवाओ इसकी किससे, 1830 से, तो 1830 से 1836 पे ले जाना है, लायबिलिटी को बढ़ाना है, जरासीमों को भगाना है, सेफ गार्ड लगाना जी। 6 रुपए से लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी का बढ़ना खुशियां गम, दुख की बात है। ठीक है, तो एक्सचेंज लॉस आ गया जी हमें, एक्सचेंज लॉस कहां जाएगा जी, पीएनएल में। एक्सचेंज लॉस डेबिट और पेबल फॉर प्लांट क्रेडिट कितने से, 6 से। हाँ जी, और कुछ इस साल में करना है तो मुझे बता दें, वरना फिर आगे चले। हाँ जी, करना है कुछ, जाहिर है एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करना, क्यों, एसेट इंस्टॉल होकर टेस्ट रन होकर अगले साल में तैयार हो रहा है 31 जनवरी पे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन करते, जरूर करते, अगर वो इस साल में इंस्टॉल हो गया होता, टेस्ट रन हो गया होता, रेडी टू यूज होता और यूज करना शुरू करें ना, अगर रेडी टू यूज हो जाता तो हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देते। ओके, सही है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी। आगे चलें, नेक्स्ट, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 आया जी जनाब, अगला साल आ गया 17। हाँ 17 ही है, 17 ही है, देखो 17 ही है, कहाँ 16 है, कहाँ 16 लिखा हुआ है, कहाँ है 17 ही लिखा हुआ है, नजर नहीं आता जी। सर रिकॉर्डिंग भी हो गई है ना, कह दो जी। क्या करेंगे जी 31 दिसंबर 17 वाले साल में, अच्छा एक काम हो सकता है अगर आप लोग कहें तो, 31 जनवरी को
आफ्टर इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन $30 हम पे कर रहे हैं, तो प्लांट तो इस दिन रेडी टू यूज हो रहा है ना, तो एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, क्यों ना वो एंट्री भी बीच में डाल दें। यानी कि यहां पर मैं प्लांट ही डेबिट करूंगा, लेकिन ये कंफ्यूजन ना रहे जो अभी कुछ बच्चों को आ गया था, हाँ डेबिट कर दें। डेबिट नहीं कर सकते हम जब तक प्लांट रेडी टू यूज ना हो जाए। तो जब इंस्टॉलेशन होनी है, टेस्ट रन होना है, तो ये फिर ये जो आया है 30 सितंबर पे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने क्या चलता रहा है, इसके ऊपर काम चलता रहा, इंस्टॉलेशन होती रही है, टेस्ट रन होकर। तो इस जितना अरसा ये प्लांट कंप्लीट नहीं हो जाया करता, इसमें जो खर्चे भी हो रहे होते हैं, जो काम हो रहा होता है, उसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में फेंकते रहते हैं। और जिस दिन कंप्लीट हो जाता है उस दिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करते हैं और पीपीई को डेबिट कर लेते हैं। तो ये एक एंट्री डाल लेते हैं बीच में, ताकि ये कंफ्यूजन रहे ही ना। तो प्लांट नहीं है, प्लांट का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अब मसला नहीं होगा, बस सिर्फ ये लिखा मैंने, अब मसला खत्म, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक हो गया। अब 31 जनवरी आएगा, तो फिर 31 जनवरी पे क्या करोगे? 31 जनवरी 2017 पर पहले, अब ये जो मैंने कर दिया है ना, CWIP लिख दिया है, इसकी वजह से एक एंट्री पहले मुझे ये करनी पड़ेगी, क्या? CWIP को क्रेडिट करो, प्लांट को डेबिट कर लो। इससे पता लग जाएगा वो प्लांट आ गए 31 जनवरी को, तो 1 फरवरी से अब इसको डेप्रिशिएट भी करना है, और साथ ही 31 जनवरी को बकाया पैसे भी पे कर दें। तो 2 एंट्रीज करेंगे। ये एक एंट्री मैंने बढ़ा लिया, आपको जरा अच्छे से समझ आ जाए इसके लिए, ठीक है। तो 31 जनवरी को पहले क्या करो, लो जी प्लांट रेडी टू यूज हो गया, तो CWIP को क्रेडिट करके PPE को डेबिट कर दो, प्लांट डेबिट करो, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ प्लांट क्रेडिट कर दो। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना FAR 1 में, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ? फिर पढ़ा देता हूं अगर नहीं पढ़ा हुआ तो, सादा सी बात है वैसे, ठीक है। प्लांट डेबिट और प्लांट का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। अब कितना डेबिट हुआ था? ये 1 2 3 4 चीजें आ सकती थी। जैसे आगे कोई इंस्टॉलेशन के ऊपर पैसे कह देता कि हैं, हो सकता है होता ना, तो उसकी डेबिट कर देते, को और खर्चे आते तो डेबिट करते रहते। CWIP में जो कुछ डेबिट हुआ पड़ा होता इकट्ठा क्रेडिट करते और PPE में डेबिट कर देते। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, सादा सवाल है, ठीक है, सादा लोग हैं जैसे हम, तो CWIP से क्रेडिट करके 6090 को प्लांट में डेबिट कर। समझ आती है बात? अब जब ये प्लांट आ गया है, PPE में आ गया ना, अब इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। कब से? 31 जनवरी ऑनवर्ड्स, यानी 1 महीना नहीं, 11 महीने की डेप्शन तो आएगी फिर। लेकिन 31 जनवरी को आफ्टर इंस्टॉलेशन टेस्ट रन ये $30 भी हम पे कर रहे हैं, तो सेटलमेंट आ गई, पेबल की सेटलमेंट आ गई। इस दिन रेट क्या है? 61.5। तो 31 जनवरी को मैंने एक एडिशनल एंट्री एसएलएमएस कर दी ना, ये लिखा, तो फिर ये भी कर ली, इससे जरा अच्छा समझ आ जाता है। 31 जनवरी 2017 पर कोई अगर ये ना लिखे और ये ना करे तब भी काम चल जाएगा, ऐसा मसला भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर डेप्शन में गड़बड़ ना करना, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ऐसे ही करो। अब 31 जनवरी पे पेबल डेबिट होना है और कैश क्रेडिट होना है, लेकिन एक लाइन छोड़ देंगे हम। अब असूल क्या है? कैश को स्पॉट रेट पे लिखते हैं। कितने डॉलर्स पे करने हैं? 30। $1 61.5 का, तो कितना कैश क्रेडिट हुआ? 1845। पेबल खड़ा कितने पे था इस वक्त? नहीं, 1830 पे नहीं था, अच्छा 36 बोला, सॉरी, 1830 पे तो जब ट्रांजैक्शन हुई थी था, ईयर एंड पे पड़ा था, रिट्रांसलेट करके उठा के ले गए थे इसको 1836 पे। अब इस वक्त किताबों में ये पेबल 1836 पे स्टैंड कर रहा है, तो डेबिट कर दो 1836। बैलेंसिंग फिगर गेन होगी या लॉस होगी? तो डेबिट आ रहा है तो लॉस। वैसे भी समझ आ रहा है क्या? जिसको पे करना था 1836, पे करना पड़ गया उसको 1845, तो हमें ज्यादा पे करना पड़ गया, तो ये तो गम की बात है, दुख की बात है, तो एक्सचेंज लॉस आ गया। बैलेंसिंग फिगर है, P&L में ले जाए कितनी? हाँ जी, और कुछ नहीं? क्यों नहीं? ऐसे ना करें ना, डेप्रीसिएशन अब तो करनी है, अभी तो करनी है डेप्शन। इतनी मैंने कवाली की है, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस उठाकर लाया हूं 31 जनवरी को, डेप्शन तो करो। तो 31 दिसंबर 2017 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ओह अच्छा, आप लोग इसलिए कह रहे थे लाइफ नहीं गिवन। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मैं तो अपना काम पूरा करूँ ना।
90 डिवाइडेड बाय नहीं पता, लाइफ पता होती तो, या इनटू रेट नहीं पता, लेकिन मैं पूरी बात तो कर दूं ना, कहीं सवाल में आ जाए तो 11 महीने की डेफिनेशन ले लेते हम अगर लाइफ गिवन होती या रेट गिवन होता, नहीं गिवन, इसलिए पर्चे में आप ये एंट्री स्किप कर सकते हैं, फिलहाल लिख लेने में हर्ज नहीं, ताकि थोड़ी कंप्लीटनेस तो इंश्योर हो जाए। ठीक है, चलो कोई मसला है तो पूछें, ये एडवांस थोड़ा टेक्निकल बात है, जरा तंग करती है फिर बच्चों को, वो मसला है तो पूछ लें। ये सवाल है कल वाला हैंडआउट, इसी कल वाला हैंडआउट जाके ले लेना है, जैसे फोटोकॉपियर को कह देता हूँ रखेगा आपके पास। ठीक है, दो भाई ने दे दिया कल वाला हैंडआउट, ये लो, 2 तरह के हैंडआउट्स थे। आई यार क्लास बहुत जल्दी खत्म हो गया यार, आप लोगों ने ना, मुझे पता नहीं, मुझे क्या 12:10 बताया था आपने, 50 ही बताया था, मुझे धोखा आ गया। चलें जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 10 हो गया, 11 हो गया, तो जरा देखिए आपके इस हैंडआउट में एक पास पेपर होना है, अकलौता है, जरा इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या है, होमवर्क में जाने लगा है, इसका सॉल्यूशन तो नहीं है ना? यस, फिर तो ये पक्का होमवर्क में। आ जा भाई, आ ही नहीं रहा, किधर गया? पेज नंबर ही बता दें मुझे। आ गया, पेज 44, ऑटम 19 में 8 नंबर का सवाल आया था। यू कैन एक्सपेक्ट इस दफा फिर आ जाइए, 2 छोटे आने वाले टॉपिक भी तो चले गए ना। अच्छा जी, जनरल जी बेटा, नहीं मिला सवाल? फिर क्या लें? 60 हमारा प्लांट, हमारा नॉन मॉनेटरी आइटम ना ट्रांजैक्शन डेट वाले रेट पे पड़ा रहता है, बाकी की एक्सचेंज फ्लक्चुएशन सिर्फ नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे आती है, और एक्सचेंज गेन लॉस पीएनएल में जाता है। हाँ, तो वो 6090 लिया था ना, उसके बाद ये प्लांट नहीं हिला, ये प्लांट नहीं हिला। सेटलमेंट जिस दिन हुई है तो पेएबल के ऊपर जो गेन लॉस आया वो पीएनएल में ले गए, इसको पीएनएल के अंदर हिट किया, प्लांट को हिट नहीं करना, यही तो सिखाया जा रहा है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रीट्रांसलेट नहीं करना किसी भी मौके पे। ये जो आपने पेएबल 6 रुपए का गेन या लॉस रिकॉर्ड किया है, 6 रुपए का लॉस जो रिकॉर्ड किया है, ये क्या प्लांट के ऊपर किया है? ये पेएबल के ऊपर किया है। जो पेएबल्स होते हुए हम कह रहे थे जी $30 पे करने हैं, हाय अल्लाह रेट ऊपर चला गया, 6 रुपए से हमारा नुकसान हो गया, ये कहाँ जाता है? पीएनएल में। यही तो असूल है। ठीक है, एसिड को नहीं छेड़ना, इन्वेंट्री है, पीपीई है, राइट ऑफ यूज है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये जितने नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं ये अपनी ट्रांजैक्शन डेट वाले रेट के ऊपर ही पड़े होते हैं। अब वो रेट क्यों नहीं लगा था $100 सारा? क्योंकि इस सवाल में एडवांस भी आ गया था, तो जो $20 हम उससे भी पहले पे कर चुके थे उसके ऊपर तो कोई रिस्क था ही नहीं हमारा, वो 1210 रुपए हमें कॉस्ट कर चुका था प्लांट के अंदर, बाकी 80 के ऊपर फिर सारी ट्रांजैक्शन की थी। ठीक है, अच्छा जी, जनरल एंट्रीज करनी है सीएल की किताबों में, देखते हैं जरा आपसे हो सकता है सवाल या नहीं, देखते हैं। कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 19 ऑन 1 अक्टूबर 18 CL imported a machine from China for $2.5 lakh against 60% advance payment which was made on 1 जुलाई 18। ये तो बिल्कुल वैसे ही सवाल बन गया, लेकिन चूं नक्का इसमें आपको नजर आ रहा है कि रीपेमेंट स्केड्यूल उस तरह से बना नहीं हुआ, चना नचा आपने ये खुद बनाना है। 1 जुलाई 18 पर वो कह रहे हैं कि 60% एडवांस पेमेंट की है हमने, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 250,000 इंटू 60 कितना बनता है जी? 150,000 आपने किस दिन पे कर दिया? 1 जुलाई पे। को मसला समझ आती है ये बात? और बोलो। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद कहानी चल रही है अभी। द रिमेनिंग पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 अप्रैल, लेकिन 1 अक्टूबर पे वो कह रहा है सीएल ने इंपोर्ट कर लिया मशीन। अब इस सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ किस दिन इंस्टॉल हुई, किस दिन टेस्ट रन हुई। तो नॉर्मल अजम्पशन क्या होती है, जिस दिन मशीन आई है उस दिन रेडी टू यूज है, उस दिन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब 1 जुलाई को एडवांस पे किया, 1 अक्टूबर को कुछ भी नहीं किया आपने, लेकिन मशीन तो आ गई ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे इस स्केड्यूल, मैंने वैसे आपके लिए लिख दिया कि यहां पर क्या हुआ है, मशीन रिसीव हुई है, ठीक है। और उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को जाके आपने बैलेंसिंग फिगर पे की है, यानी 2.5 लाख का बाकी 40% आपने इस दिन पे किया 1 लाख। ये तो उल्टा आसान लग रहा है, आप वाले सवाल से आसान है, ठीक है। नहीं आसान, वैसा ही है, चलो जैसा भी है, समझ आती है बात। अब ये सवाल वैसा ही बन गया है बिल्कुल। नीचे रेट्स गिवन है, फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। 1 लगा हुआ है यूएस डॉलर्स के साथ, तो 1 जुलाई पे 121, 1 अक्टूबर पे ये रेट दिया हुआ है इग्नोर करने के लिए। नहीं, इग्नोर नहीं करना, शायद उस दिन पेएबल रिकॉर्ड होना है तो इसलिए पेएबल को ले लेंगे, पर मशीन के लिए नहीं ये रेट यूज करना है, ठीक है। और फिर आपका 1 अप्रैल को जाके पे हो रहा है ये 3 रेट्स इसके लिए यूज होंगे। कोई मसला? ईयर एंड क्या है भाई? ईयर एंड 30 जून 19 है। खुदा के लिए जरा ध्यान से देख लें इसको, ये आपके साल के अंदर ट्रांजैक्शन शुरू होकर आपके साल में ही खत्म हो रही है। 1 जुलाई, अगर आपका ईयर एंड 30 जून 2019 है तो 1 जुलाई 18 से शुरू होकर ये साल 30 जून 19 तक जा रहा है, सही है। हाँ, तो ये नहीं पागलों की तरह 31 दिसंबर पे रीट्रांसलेशन कर रहे हो बैठे, नहीं। ये 1 जुलाई को आपने एसेट खरीदा या एडवांस पे किया, जो भी है, ट्रांजैक्शन शुरू हो गई, फिर 1 अक्टूबर भी यहीं पर आ जाना है और फिर 1 अप्रैल 19 भी यहीं पर ही आना है, ठीक है। मुश्किल या आसान? आपके सवाल से आसान है, क्योंकि आपके सवाल में एंड पे ईयर एंड भी बीच में आ रहा था, रीट्रांसलेशन भी पेएबल की करनी पड़ेगी, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं मैं, होमवर्क में एक तो हो गया, दूसरा देखते हैं होता है नहीं होता। और 1 जनवरी 19, ये भी यहां पर है, 1 जनवरी 19 यहां हमारे साल में। CL sold goods to a Dubai-based company for $40,000 on credit. CL received 25% amount on 1 April. However, remaining amount is still बाहर खड़ी हुई। अब जब भी ऐसा हो, मेरा मशवरा क्या हुआ है आपके साथ कि आपने इस तरह से लिख लेना, 1 जनवरी 2019 पर चीजें बेची हैं $40,000 की, लेकिन $40,000 सारे रिसीव नहीं हुए, बल्कि अच्छा सुभान अल्लाह, यहां तो कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। 1 जनवरी पे तो सिर्फ क्या हुआ है, आपने चीजें बेची, 1 रुपया नहीं रिसीव किया आपने, 1 रुपया नहीं रिसीव किया आपने। ये डॉलर्स जहां पे लिखने थे ना, 1 रुपया, लेकिन डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री तो होगी ना, और वो होगी इस रेट के हिसाब से पूरे 40,000, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को आपने इसमें से 25% रिसीव कर लिया, कितना बनता है जी? 10,000 रिसीव हो गया, और बाकी का क्या है अभी भी रिसीवेबल, और ईयर एंड आ गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रीट्रांसलेट। हाँ भाई, कोई मसला? हो जाएगा सवाल, ये पास पेपर का सवाल है, तो आपको आसान लगा है, ठीक है। तो इसको आप लिखें अपना होमवर्क नंबर 1। चलें जी, अब ज़रा तशरीफ़ की टोकरियां ले आएँ। आपके पास हैंड टन पेज है, देखें ज़रा एंड पे बिल्कुल एक हैंड टन पेज लगा हुआ है जी। अब मेरे पास इत्तेफाक से नहीं है, वो मैंने उधर कॉपी अटैच कर दी थी, लेकिन इस चैप्टर में तो नहीं है, ये अलग से होता है। तो मैं अब लास्ट सेशन वाला कहीं ओपन करता हूँ। कुछ याद हो अगर आपको, IS 40 कुछ याद है? थोड़ा थोड़ा IS 40 अप्लाई होता है उस प्लांट एंड मशीनरी पर जिसको
क्या प्लांट मशीनरी पे नहीं होता? नहीं नहीं, रेंट पे देने के लिए, हम अपने इस्तेमाल में नहीं रखेंगे प्लांट मशीनरी, रेंट पे देंगे, रेंट पे। अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी रखा हुआ है रेंट पे देने के लिए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्लांट एंड मशीनरी चाहे रेंट पे देने के लिए भी रखेंगे तो पीपीई ही है। अच्छा समझ आई? मतलब सिर्फ लैंड या बिल्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपने इसको फॉर सेलिंग पर्पस रखा हुआ है तो इन्वेंट्री। अगर आपने इसको अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, हेड ऑफिस वहां पे बनाया हुआ है लैंड बिल्डिंग में, या आपने उसके अंदर अपना फैक्ट्री लगाई हुई है बिल्डिंग के अंदर, आपके बिजनेस के यूज के अंदर अगर ये लैंड या बिल्डिंग है तो ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, IS 16 इससे डील करता है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रखा हुआ है फॉर रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात तो ये कि लैंड बिल्डिंग अगर हेल्ड फॉर सेल है तो IS 2 इन्वेंट्री अप्लाई होगा, और अगर हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज है, बिजनेस यूज के लिए रखा हुआ है तो ये IS 16 का पीपीई है। और अगर ये हेल्ड फॉर रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन है तो इसको IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर जाएंगे। कोई मसला? अच्छा यहाँ तक कोई मसला? अच्छा फिर IS 40 में, अच्छा अब IS 40 उस लेवल का टेस्ट होगा FAR 2 में? ये नहीं होता, FAR 2 कह रहा हूँ, CR में टॉपिक टेस्ट जरूर होता है जो पढ़ा होता है आपने, लेकिन जिस लेवल पे टेस्टिंग IS 40 की वहां पे हुई है वो तो तफसील से टॉपिक है ना वहां पे। हाँ यहाँ पे उसको यूज करेंगे, जैसे अभी आप देखेंगे, सवाल देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, सारा कुछ ही करेंगे। लेकिन वो बारीकियां जो IS 40 की आप पढ़ के आए FAR के अंदर, वो बारीकियां अब यहाँ पे टेस्ट नहीं होती, बहरहाल टेस्ट तो होता है, ठीक है। जैसे याद करा रहा हूं आपको, IS 40 के अंदर इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती थी? कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होती है ना, ठीक है। सब्सिक्वेंटली कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए? 2 ऑप्शंस थे, एक कॉस्ट मॉडल, दूसरा फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल इज 100% सिमिलर टू IS 16 वाला कॉस्ट मॉडल, यानी आपने एसिड को रखना है कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल IS 40 का टोटली डिफरेंट था रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IS 16 से। IS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता था? एसेट को उठा के रीवैल्यूड अमाउंट पे ले जाओ, गेन है तो PNL में नहीं लेके जाना, OCI में लेके जाओ, रीवैल्यूएशन सरप्लस है तो वो बाकी रूल तो आपको पता ही है, रिवर्स करना हो सारा कुछ। लेकिन बहरहाल अनरियलाइज्ड गेन है, इसको OCI में लेकर जाते हैं और इसको डेप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू मॉडल था ये से टोटली डिफरेंट था। पहली बात ये कहता था चाहे गेन है चाहे लॉस है, कहां लेके जाओ? PNL। गेन भी कहां जाता था इसका? और दूसरा इसका रूल क्या था? हाँ, फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो डेप्रिशिएट नहीं किया करते थे। ये पढ़े, पेज पे है आपके, इधर से ही पढ़े, पेज तो है ही सही। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली लैंड एंड बिल्डिंग आता है। इनिशियल रिकग्निशन किस पे होगी? कॉस्ट, जो कि इनिशियल रिकग्निशन ये तो हर किसी के लिए था ही ना, ISPP IS 16 के अंदर भी था। कब रिकॉर्ड करेंगे? जब कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो आने की उम्मीद हो। इनिशियल रिकग्निशन का रूल पास कर गए तो इनिशियल मेजरमेंट किस पर इनिशियली मेजर करें? एट कॉस्ट, जिसमें सारी नेसेसरी कॉस्ट वगैरह हम ऐड कर देते थे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल पे रखें 100% सेम IS 16 जैसा, या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखें जो कि टोटली डिफरेंट है, क्योंकि IS 16 में डेप्रिशिएट करते थे रीवैल्यूड एसेट को फेयर वैल्यू पे ले जाने के बाद, यहाँ पे डेप्रिशिएट नहीं करना। फिर IS 16 के अंदर PPE के ऊपर अगर गेन आता था तो उसको OCI में लेके जाते थे, रीवैल्यू सरप्लस कहते थे, वो अनरियलाइज्ड गेन है, PNL में जाने नहीं देते थे अनलेस के वो कोई रिवर्सल वगैरह होता था किसी प्रीवियस बुक लॉस का, ठीक है। जबकि यहां पर गेन हो चाहे लॉस हो, कहां जाता है? PNL में। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ये सवाल पढ़ो। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज ऑन जैकब जनवरी 11 फॉर 70 रुपए, जिसमें 30 रुपए क्या है? ये वो सवाल है जो जिन बच्चों ने FAR उससे पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में IS 40 में सबसे पहला सवाल यही है, मेरे ख्याल में वही है, सवाल सेम है, ठीक है। तो 70 रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसमें लैंड पोर्शन 30 है। ये क्यों बता रहा है?
क्योंकि बिल्डिंग ने डेप्रिशिएट होना है, लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना। अच्छा, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 ईयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 31 दिसंबर पे 95 और 31 दिसंबर 11 पे और 12 पे 65 है। जनरल एंट्रीज पास करनी है दोनों मॉडल्स में। अभी भी IS 21 मिक्स नहीं हुआ, इसलिए मैंने सवाल करवाना शुरू नहीं किया, मैंने अगला सवाल कराना है असल में। ये तो आपकी बिल्कुल बेसिक रिवीजन है। तो 70 रुपए की प्रॉपर्टी आपने खरीदी 1 जनवरी 11 पे, कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? बोलें पास होने वाले बच्चे बोलें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, ये एंट्री कर ली आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने की। उसके बाद अगर कॉस्ट मॉडल पे हैं तो फिर क्या करेंगे? डेप्रीशिएट, तो 70/10 7 रुपए को डेप्रीशिएट कर देंगे। ऐसे ऐसे ऑटो पे ना लगे रख रहे हैं, सोचा करें मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। 70 रुपए में से 30 रुपए लैंड एलिमेंट डेप्रीशिएट नहीं होना, 40/10 4 रुपए की डेप्रीसिएशन आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कॉस्ट मॉडल। कोई मसला? अच्छा, अब यहीं पर अगर ये सवाल फेयर वैल्यू मॉडल से कहे कर दो तो क्या करेंगे? पहली एंट्री तो सेम है, इनिशियल मेजरमेंट तो किस पे होती है? कॉस्ट पे, लेकिन सब्सिक्वेंटली डेप्रीशिएट नहीं करेंगे, डेप्रीशिएट नहीं करेंगे, बल्कि उठा के ले जाएंगे इसको फेयर वैल्यू पर। गेन या लॉस कहां जाएगा? P&L में। अब पहले साल के एंड पे क्या हो गई है जी प्रॉपर्टी की वैल्यू? बताएं। 90, 95, अब 70 से 95 तक क्या आ गया? एक लेजर बनाया करते थे हमेशा, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन लॉस निकालना होता था ना फेयर वैल्यू मॉडल में, तो क्या कर लिया करते थे? लेजर बना लेते। तो लेजर ही बनाएंगे हम इंशाल्लाह। तो लेजर के अंदर आपको डेबिट साइड पे नजर आएगा 70, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग नजर आएगा 95। तो क्या आ गया जी? कितना? 25 रुपए का गेन आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, P&L क्रेडिट। अगले साल ये 95 ओपनिंग बनेगा और कहां पे चला गया जी? 65 पे, तो 30 रुपए का क्या आ गया? लॉस, P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। कहानी खत्म FAR 1 की। कोई मसला है तो पूछ। नहीं, कोई मसला नहीं। चलो फिर आप अपना सवाल करते हैं, फिर छुट्टी भी करनी है, ठीक है? क्या टाइम देख रहे हो तुम? कोई क्लास होती है आप लोगों की इसके बाद? किस चीज की? और कितने बजे? 12 बजे? ब्रेक भी देनी होती है ना आपको। चले कोई बात नहीं, ठीक है। ये यहीं से हैंडरिटन पेज से दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ पेज है। अगर आप इसको देखेंगे मैं ये सवाल नहीं, मतलब जो मैंने सवाल सोचा हुआ था क्वेश्चन बैंक का, वो मैंने सवाल कल कराना है, लेकिन वो भी आप पे डाल रहा हूं। पर यहां पर देख लें एक दफा जरा, कल आते साथ आपको 2 सवाल, पास पेपर 1 नहीं कराऊंगा, जरूरत अगर आप महसूस करेंगे तो करा दूंगा, वैसे जरूरत है नहीं उसकी। एनीवेज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक बड़ा अच्छा सवाल है, कैंगरू लिमिटेड, क्वेश्चन बैंक का सवाल है, वो आपने ट्राई करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये डिस्कशन अगले 2 से 3 मिनट में सुन के छुट्टी करेंगे आप। नहीं कर लो तुझी कर लो बंद, किताबा कर लो, तुसी बंद कर लो, तो बैग जिप भी चढ़ा दो तुम, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? रीपरचेज द प्रॉपर्टी, यार ये ना सही नहीं है यार, ये मुझे नजर खुद नहीं आ रहा, ये उसी करा दें आप, सही है। तो बीच में ना बाल छल पड़े हुए हैं इसके, ठीक है। ये उस क्लास में सेट किया हुआ है ना, क्या टेप लगा किया, जो भी किया हुआ है वो करें कुछ, या इस्त्री पे रहे इस पे। रीपरचेज द प्रॉपर्टी इन USA फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन कॉस्टिंग $30 और $1 इस दिन 130 रुपए का था। फेयर वैल्यू भी गिवन है 31 दिसंबर 15 पे $70, 31 दिसंबर 16 पे $25, ठीक है। अब जनरल एंट्रीज करनी है, बिल्डिंग पोर्शन भी मैंने इसमें ना सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल के साथ एंट्रीज करा रहा हूं। कॉस्ट मॉडल तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है ना, ठीक है। कॉस्ट मॉडल बल्कि दोनों ही करने हैं। 5 मिनट अगर दे दो ना, अच्छा चलो ठीक है, डन हो गया, ये मैं कल कराता हूँ, ठीक है, ये मैं कल कराता हूँ। लेकिन अगर आप अपने तौर पे ट्राई करना चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। होमवर्क में बस वही सवाल है, नहीं दे रहा, ठीक है ना। ये आज जो वो 20 मिनट इन्होंने ज़ाया किया है ना, ये सारी प्लानिंग उस वजह से ख़राब हो गई है, ये काम हो जाना। नहीं मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। तो कल इंशाल्लाह और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हमने महसूस की। आज तकरीबन हम
कोई पौने 2 घंटे पढ़ गए हैं जी, कल से इंशाल्लाह अपनी तरतीब पे आ जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, चलें जी, जाएं, भागें, जाएं, गो एंड किल द वेव्स, ऑडिट पढ़ना है, ज़रा फ्रेश हो जाएं, जाएं, अल्लाह हाफिज़।